नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। सॉलिड स्टेट के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि हमने देखा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके होते हैं वो 3 डायमेंशनल एक रेगुलर अरेंजमेंट में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए जुड़े हुए होते हैं। जबकि जो आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर में एक इरेगुलर अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन्हें हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो जैसा कि आप जानते हो, एक टर्म्स यहाँ पे आ गया है सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब जो आपका सॉलिड्स है उस सॉलिड की जो कैटेगरी में है उस कैटेगरी से आपके एमॉर्फस सॉलिड क्या हो चुका है, निकल चुका है, क्योंकि उसमें एक लिक्विड टर्म्स यूज हो चुका है। और लिक्विड का मतलब जिसमें फ्लूइडिटी का गुण हो, और जबकि जो सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिजिडिटी को शो करना होता है, यानी कि वो फ्लूइडिटी का गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो वहां से हमने जाना था कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो दिखते तो सॉलिड हैं लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस जानने के बाद हम जानेंगे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके सामने सिलिका। टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट, आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर है। और हमने आपको एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लिया था आपकी फर्स्ट वीडियो में। अगर कोई इस वीडियो को देख ना पाया हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से इसे देख सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सिलिका SiO2। जैसा कि आप जानते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में एक बेसिक सा डिफरेंस हमने ही देखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स का, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो जो सिलिका होता है, सिलिका की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसे हम बोल देते हैं क्वार्ट्ज। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्वार्ट्ज बोलते हैं, जबकि इसकी जो एमॉर्फस फॉर्म होती है इसे हम बोल देते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल। आपको पहले ही हम बता चुके थे कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी या एमॉर्फस फॉर्म होगी वो डिपेंड करेगी आपकी कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर। अगर उनका एक अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट है, एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को शो कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगे। जबकि अगर इनकी ज्योमेट्री में एक हिंड्रेंस हो या फिर कोई भी एक रैंडमली एक साथ जुड़ जाए तो इसे हम बोल देंगे एमॉर्फस फॉर्म। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सिलिका की, इसमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं वो कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्सीजन, इधर से सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलिकॉन। ठीक है ना, कुछ इस तरह से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये कुछ बैलेंसी होती है। तो टेट्राहेड्रली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में। और किसी भी फॉर्म को, अगर कोई मटेरियल आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म या फिर एमॉर्फस फॉर्म दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो अरेंजमेंट होगा आपका वो या तो क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा उसमें एक रेगुलर पैटर्न को शो कर रहा होगा, जबकि एमॉर्फस फॉर्म में होगा तो उसमें एक ऑर्डर आपका क्या नहीं होगा, रैंडम ऑर्डर हो जाएगा। अब ये रैंडम ऑर्डर आएगा कैसे, तो ये रैंडम ऑर्डर इस तरह से आता है कि जब हम क्या करें, किसी भी सिलिका को जो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है, अगर इसे हम क्या करें, मेल्ट करें, इसे अगर हम गर्म करें, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे, और गर्म करने के तुरंत बाद रैपिडली इसे हम क्या करते हैं, कोल्ड कर दें, कूल कर दें, तो क्या होगा, रैपिडली कूल। ठीक है ना, बिफोर या फिर पहले हम क्या करते हैं, इसे मेल्ट करेंगे, मेल्ट करें और उसके बाद से क्या करते हैं, हम उसको रैपिडली कूल करें।
तो क्या हो जाएगा, इनका जो अरेंजमेंट था वो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट जैसे ही इसको गर्म करने के बाद हम इसको तुरंत ठंडा करेंगे तो ऐसा इसमें क्या चेंजेज आएगा। अभी आपने मैटर की, जब हम मैटर आपको पढ़ा रहे थे तो मैटर की 3 फॉर्म जो अर्थ की सरफेस पे एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, वहाँ पे आपको मैंने 2 फैक्टर बताए थे कि कोई भी जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म को एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला उसका थर्मल एनर्जी और दूसरा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल एनर्जी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। आप फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मैटर के, और किसी भी मैटर की जो फॉर्म होती है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं आपके तीनों फॉर्म। हमने वहां पे देखा था कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब इसको इस पैटर्न पे कैसे हम लगाएंगे कि जब हमारे सिलिका एक टेट्राहेड्रली बॉन्डेड एटम, ये जिसकी ज्योमेट्री क्या थी, एक रेगुलर पैटर्न को जो शो कर रही थी, अगर मैं इसको बहुत अधिक टेम्परेचर पे गर्म करूंगा तो क्या होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स आपको दिख रहे हैं, एटम क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इनका ऑर्डर क्या होगा, डगमगाएगा। दूसरा, अगर मैं इसको गर्म करने के बाद यानी कि जो मेल्ट करने के बाद, पिघलाने के बाद इसे तुरंत क्या करूंगा, कूल करूंगा तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और थर्मल एनर्जी कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि इनकी बॉन्डिंग फिर से बनने लगेगी। लेकिन जो एक काम है तुरंत मेल्ट करने के बाद, जो हम इस एटम्स को या फिर जो ये एटम्स हैं, इन एटम्स को तुरंत क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी फटक से जुड़ेंगे कि इनका जो ऑर्डर था वो ऑर्डर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये रैंडमली कहीं भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा इसमें जिसके कारण क्या हो जाएगा, एक रेगुलर पैटर्न इरेगुलर ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, अब व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो कोई भी मटेरियल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी कि वो किस तरह के पैटर्न या किस तरह की ज्योमेट्रिकल पैटर्न को शो कर रहा है। अगर वो रेगुलरली पैटर्न है तो हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो इरेगुलर पैटर्न है तो उसे हम बोल देंगे एमॉर्फस सॉलिड। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप किसी एक फील्ड में सिस्टमेटिकली खड़े हुए हैं। सपोज कीजिए कि आप 15 अगस्त की कोई रैली है, उस रैली के लिए क्या हुए, आप सज हुए, तो आप क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिकली तरीके से लंबाई के हिसाब से छोटा फिर बड़ा इस तरह से क्या होंगे, आप अरेंज होंगे। और सपोज कीजिए कि अगर सामने से कहीं पर आपके सामने से 2 शेर आ जाते हैं या 2 बाघ आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर अंदर एक एनर्जी अपना आप ही क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएंगे भाई, आपके हाथ पांव ढीले होने लगेंगे। यानी कि जो आपके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो आपको बांधे रख रहा था उस सिस्टमेटिक एक रेगुलर पैटर्न में, वो पैटर्न क्या होगा, आपका टूटने लगेगा, और तुरंत आप वहां से क्या हो जाओगे, भाग जाओगे। तुरंत भागने के बाद आप सपोज कीजिए एक सुरक्षित जगह पर क्या हो गए, छुप चुके हो। सुरक्षित जगह पर छुपने के बाद क्या आपका जो ऑर्डर था वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब जब तक आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में थे तब तक आपका क्या था, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे ही आपका ऑर्डर बिगड़ा तो क्या होगा, आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछा जाता है कि सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म को लिखिए। तो आप बता देंगे कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, जबकि जो आपकी एमॉर्फस फॉर्म होती है उसे हम बोल देते हैं सिलिका जेल। अभी हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं किस तरह से एक ही मटेरियल के दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे। हमने इससे पहले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सुपर कूल लिक्विड होते हैं। मींस कि जो सॉलिड की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से आपका एमॉर्फस सॉलिड क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो हम सिर्फ यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही आपके क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, और उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की।
classification of crystalline solids on the basis of constituent particles and force of attraction between them। ठीक है, तो जो ये क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम और मॉलिक्यूल्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, वो कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, और इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपके पास चार टाइप के क्या होते हैं, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को मैं टेबुलेट करने की कोशिश करता हूं और एक टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो चार तरह के आपके सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। पहला जो सॉलिड्स होता है उसे हम बोल देते हैं आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। दूसरा सॉलिड जो होता है उसे बोल देते हैं मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तीसरा सॉलिड जो होता है उसे बोल देते हैं कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। और जो चौथा सॉलिड होता है उसे बोल देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। कांस्टेंट पार्टिकल के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे आपके पास चार तरह के सॉलिड्स होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, फिर कोवैलेंट सॉलिड और लास्ट आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। पहला, जैसे कि आपको देखा कि जो क्लासिफिकेशन था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आपके पास एक क्लासिफिकेशन था। तो देखते हैं पहले इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके बीच कौन कौन से हैं, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो आयनिक सॉलिड है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है कोई आयंस होंगे, और आयंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे हम बात कर लें NaCl, KCl एटसेट्रा, तो ये हैं आपके आयोनिक सॉलिड होते हैं। मेटालिक सॉलिड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें जिक्र होगा आपका मेटल्स का, जिक्र होंगे आपके मेटल्स का, और ऑब्वियसली बात है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आपके वो और कौन कौन से होंगे आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे आपके कौन, इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बोनिल्स। तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट जैसे कि आपको पता है, कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो बनता है वो होता है आपके नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जैसे हम बोलते हैं कार्बन कार्बन या फिर डायमंड, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो कार्बन और कार्बन जो नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम कार्बनिक कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऑब्वियसली बात है इसके बीच आएंगे आपके पास मॉलिक्यूल्स, क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं H2O, CO2 एटसेट्रा, ये सारे यहाँ के मॉलिक्यूल्स। तो ये थे आप कांस्टेंट पार्टिकल्स। जो आयनिक सॉलिड होंगे उसमें आयंस, मेटालिक होंगे तो मेटल, कोवैलेंट होंगे तो उसमें नॉन मेटल्स, और मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स। दूसरा है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा काम करेगा, देखिए जब यहाँ पे कैटायंस और एनायन आ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे या फिर कूलामिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे बोल देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो मेटालिक सॉलिड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम बोल देंगे मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन मेटल्स के बीच ऑब्वियसली बात है कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड।
कोवलेंट सॉलिड्स हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कोवलेंट है, तो बॉन्ड भी कौन सा बन जाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, या फिर इस कोवलेंट बॉन्ड को आपने नाम भी सुना होगा पहले, किसे बोल देते हैं हम, नेटवर्क बॉन्ड, है ना, नेटवर्क बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या फिर नेटवर्क बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऑब्वियस सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड आपका काम कर रहा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच आपका होता है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके डिपेंड करता है साइज पर, एटॉमिक साइज पर, ठीक है, लिख लेना आप कहीं, आपको काम आएगा ये बाद में कहीं पे जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे, एटॉमिक साइज पर। और एक वीक बॉन्ड होता है भाई, बहुत एक वीक बॉन्ड होता है वान डर वाल, सबसे वीक बॉन्ड होता है आपका वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी से डिपेंड, एनर्जी से क्या होगा जनरली रिलेट होगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है आपका, कोई भी जो कंपाउंड है वो किस टेम्परेचर पर आपका उबलने लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, और वही कंपाउंड किस बॉइलिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर आपका मेल्ट होने लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड होगा, आपके टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, एनर्जी पे डिपेंड होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच बनना होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि टाइटली क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक बॉन्ड है, जैसे कि आपको बताया कि इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कार्नेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और कार्नेल्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स और कार्नेल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। अभी समझते हैं कार्नेल्स क्या होते हैं अगर आपको पता ना हो। तो इसमें भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, यानी कि हाई होता है। कोवलेंट सॉलिड, जैसा कि अभी आपको बताया, इन्हें हम नेटवर्क बॉन्ड भी बोलते हैं भाई, कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, क्योंकि भी कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, आपको पता होगा कार्बन की, ठीक है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और अभी आपको बताया कि जो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है, और जब एक वीक बॉन्ड आपके पास सामने आ गया है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका लो होगा। लास्ट प्रॉपर्टीज है इसकी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा अच्छा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कौन अच्छे से क्या करता है, कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आपके पास जरूरी होता है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, आई बात समझ में, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन आपके क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसे कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। तो और इसका एग्जांपल मैंने अगर ले लिया NaCl, तो देखो जनरली जो NaCl है वो क्या है, आपका न्यूट्रल दिख रहा होगा आपका, और न्यूट्रल अगर है, अगर उसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके आयनों में डिसोशिएट करना पड़ेगा। और आयनों में डिसोशिएट कैसे होगा, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट से मतलब ये होता है कि जब हमारा जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम इतना अधिक गर्म कर लें कि वो अपने आयंस में क्या हो जाए, टूट जाए, अपने अपने एटम्स में क्या हो जाए, टूट जाए, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसे इतने अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दें कि वो अपने अपने एटम्स में क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, और क्या करें, आपका अपने आयंस की फॉर्म में हमें मिल जाए। तो Na+ और Cl नेगेटिव, तो ये आयंस आपको दिख गए, और जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आ गया तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ जाए, इसलिए कि जो कंडक्टेंस होती है हम बोल देते हैं कि क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। जो
आयनिक सॉलिड होती है उनकी जो कंडक्टेंस होती है हाई, किसमें, मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में, हाई इन मॉल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में। कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो देखिए भाई, कोवैलेंट जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, हम बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं हमें क्लास 11th में कि जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को शेयर करना ही क्या कहलाता है आपको, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होता वहाँ पे। जब चार्ज ही जनरेट नहीं होगा तो एक कंडक्टेंस वहाँ पे क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, और कंडक्टेंस अगर शो नहीं करेगा तो इसका मतलब इसकी जो क्या होगी कंडक्टेंस होगी वो सबसे क्या होगी, कम, लीस्ट होगी। मॉलिक्यूलर सॉलिड होगी इसकी क्या होगी, लो हो सकती है, ठीक है। ये भी डिसोसिएट होते हैं, H2 की बात करें तो S+ और CO, S+ और OH नेगेटिव में टूट सकता है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। तो जो मेटालिक सॉलिड की जो कंडक्टेंस होती है, आपने मेटल देखे ही होंगे, जैसे हम उसकी बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, है ना, एल्यूमिनियम की बात कर लें, हर एक तार देखेंगे आपने, बिजली के जो तार होते हैं उसमें जो कंडक्टेंस के लिए काम करते हैं वो क्या होते हैं, आपके मेटल के ही बने हुए होते हैं, फिर तांबा हो या कुछ कॉपर हो, है ना। इसका मतलब जो कंडक्टेंस है जनरली आप समझ ही सकते हो कि इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और ये हाईएस्ट क्यों होती है इसको आपको समझना है। देखिए जो मेटल्स होते हैं वो बल्क की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Fe 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 Fe। और आपको पता ही हुआ, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स होते हैं, या फिर 11th में आपने इस चीज के बारे में डिस्कस किया होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे वही क्या कहला, वो क्या कहते हैं, मेटल्स, ठीक है ना। और इसी कारण जो मेटल्स होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है ना, कि हल्की सी एनर्जी में भी ये क्या कर लेते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। और आयनों में जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, Fe से Fe2 पॉजिटिव में गया, और इस पूरे सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 पॉजिटिव 2, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इस पूरे सिस्टम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से घूम रहे होते हैं जैसे कि वाटर, यानी जैसे कि हमारे समुद्र में पानी क्या होता है, तैरता है, ठीक है ना। इसलिए इसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसको, कार्नेल्स को, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी कार्नेल्स का टर्म्स कहां से आ गया, तो कार्नेल्स यही है कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था किसी भी जो मेटल्स था जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम थी, इसके कारण क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं और पूरा सिस्टम में घूम रहे होते हैं और अपने आप Fe2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका, Fe से Fe2 पॉजिटिव में गया और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है आपका कार्नेल्स, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस तरह से समुद्र में पानी फ्लो करता है, ठीक उसी तरह इस सिस्टम में भी क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, इसीलिए हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, इसे बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्नेल्स बोलेंगे यहाँ पे, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करने लगता है, काम करने लग जाता है, इसके लिए इसका जो कंडक्टेंस की जो पावर होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। आई बात समझ में, आई होप आपको इतना ही समझ में आ चुका होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कांस्टेंट पार्टिकल के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे अपनी वीडियो को पॉज करके। 4 टाइप के, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उस पे से जो हमने 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली है, कांस्टेंट पार्टिकल्स, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तीसरा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, और फोर्थ प्रॉपर्टीज आपने अभी देखी, कंडक्टेंस। नोट डाउन कीजिए फटक से, फिर अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे वो 4 टाइप के होते हैं, तो उसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मेटर्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो मेटर्स होते हैं वो कुछ तिनी कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ठीक उसी तरह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि कुछ बेसिक टर्म्स आपके होते हैं कि मेटल के जो बेसिक टर्म होंगे हमने उसमें यूज किए थे, ये कौन कौन से बेसिक टर्म थे जिससे वो हमारा मेटर्स बना हुआ था। ठीक उसी तरह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके भी कुछ बेसिक से टर्म्स होते हैं जिसके कारण कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है, एग्जिस्ट
करता है। उन बेसिक टर्मों को हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेस, लैटिस और यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेस, लैटिस और यूनिट सेल। स्पेस लैटिस एक्चुअली होता क्या है कि जिसमें हम स्पेस लैटिस को कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें हमारे कांस्टेंट पार्टिकल 3 डायमेंशनली पूरे सिस्टम में अरेंज हो जाते हैं, उसे हम बोल देते हैं स्पेस लैटिस। और यूनिट सेल उस स्पेस लैटिस की एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसकी रिपीटिंग ऑर्डर करने के बाद जिस यूनिट को अगर हम बार बार रिपीट करते जाएं तो एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप जिस मकान में रह रहे हैं, ठीक है, उस मकान में एक कमरा होगा और उस कमरे में की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज एक साथ हो जाती है उसे हम बोल देते हैं 3 डायमेंशन। आपको पहले भी हम बता चुके हैं 3D का मतलब 3 एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके जो एटम्स होंगे वो 3D में अरेंज हो जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। यही बात समझ में। अब आप अपने जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान को, ठीक है, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग को थोड़ा क्या कीजिए, रिकॉल कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। आप समझ पाएंगे कि जो पूरी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपकी किससे मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है। तो सपोज कीजिए उन ईंटों को मैं अगर मैं एटम्स मान लूँ, क्या मान लूँ, एटम्स मान लूँ, तो ये एटम्स आपके 3 डायमेंशनली क्या है भाई, अरेंज्ड है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या है, अरेंज्ड है। तो इन ईंटों का या फिर इन एटम्स का 3 डायमेंशनली अरेंज हो जाना यही एक क्रिस्टल लैटिस होता है। और उस पूरी बिल्डिंग का एक छोटी सी यूनिट जिसके मिलने से आपको पूरी मकान बन गई उसे हम बोल देते हैं यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आई आपकी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पेस लैटिस होता है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनली अरेंज हो जाते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। जबकि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट सेल मिलकर ही क्या कर देते हैं, स्पेस लैटिस बना देते हैं। यानी कि स्पेस लैटिस की एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी बार बार रिपीटिंग ऑर्डर में हम अरेंज करने के बाद हमें क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम बोल देते हैं यूनिट सेल। यानी कि हम यूनिट सेल हमारी फंडामेंटल बेसिक यूनिट, आप फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से आपका किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। आप इस डेफिनेशन को आराम से देखकर नोट डाउन करके समझ भी सकते हैं। ये आपको लिखा हुआ है कि सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं इसे हम बोल देते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस, ठीक है ना, किसी भी स्पेस लैटिस का एक छोटा सा 3 डायमेंशनल पोर्शन जिसकी रिपीटिंग ऑर्डर में लेने के बाद हमें क्या होता है, एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम बोल देते हैं यूनिट सेल। अगर आपकी समझ में अभी ना आया हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप जिस घर में आप रह रहे हो या जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उस बिल्डिंग में कई सारे कमरे होते हैं, तो उस पूरी बिल्डिंग को अगर आप स्पेस लैटिस मान लो और वो बिल्डिंग जिस एक छोटे छोटे कमरों से मिलकर बनी हुई है तो उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, क्योंकि वो इसका एक पोर्शन है उस पूरे लैटिस का, उस जाल का, उस पूरी बिल्डिंग को एक जाल मान ले है ना, तो उस जाल का एक छोटा सा पार्ट आपका है एक कमरा, उस कमरे को ही हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, क्योंकि उस कमरे के रिपीटिंग ऑर्डर से ही आपका क्या हुआ, उस पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो स्पेस लैटिस होता है और यूनिट सेल में किस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया था कि यूनिट सेल हमारे स्पेस लैटिस की एक छोटी सी यूनिट होती है और बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर ही आपके स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अब ये क्लियर हो चुका है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है वो एक यूनिट सेल ही होती है, यानी कि एक यूनिट सेल ही मिलकर आपके किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल्स, ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स ही क्या कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताया, तो इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पर आपकी यूनिट सेल 2 टाइप की होती है। तो इस 2 टाइप की यूनिट सेल को जानने की हम कोशिश करते हैं। उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक जो यूनिट सेल होती है, एक यूनिट सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जस्ट आपके सेम होते हैं, किसकी तरह, आपके एक क्यूब की तरह। यानी कि जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एक यूनिट सेल में होती हैं सेम वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्यूब में हो। अब आपके क्यूब के बारे में अगर नॉलेज ना हो तो आप बोलेंगे आप क्यूब कहाँ से लाएं, तो उस क्यूब के एक क्यूब में जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं उतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कमरे में ही है। और ये कमरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
क्योंकि ये कमरा हमेशा आपके साथ रहेगा। फिर जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो या फिर आपका नीट या फिर जेई का एग्जाम चल रहा हो, वो कमरा हमेशा आपके साथ ही रहेगा। उस कमरे में ही आपको क्या करना है, किसी भी क्यूब को इमेजिन कर लेना है या किसी भी यूनिट सेल को इमेजिन करना है। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पर हमारी जो यूनिट सेल थी वो दो तरह की हमने बोली। उन दो तरह की यूनिट्स को जानने से पहले हम क्या करते हैं, क्यूब के बारे में कुछ जान लेते हैं या फिर एक यूनिट सेल के बारे में जान लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको पोर्शन बना लेता हूँ छोटा सा, और यहाँ पर लिख लेता हूँ यूनिट सेल, है ना। यानी कि यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक यूनिट सेल होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं या फिर एक रूम, ठीक है ना। क्योंकि इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देखते हैं कि जो एक जो क्यूब होता है या फिर एक जो रूम होता है उसमें कॉर्नर कितने होते हैं, यही तो इसकी विशेषताएं होंगी। इसमें कितने एज हैं, इसमें कितने फेज हैं, इसमें कितने बॉडी सेंटर है, इसमें कितने एंड सेंटर है, एंड सेंटर। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो उसके बाद जो आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है उसे भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस कमरे को इमेजिन कीजिए, फिर जिस कमरे में आप रह रहे हैं आप देख रहे होंगे कि आपके जो कॉर्नर होते हैं, जितने कोने आपको दिख रहे हैं, कॉर्नर का मतलब कोने, तो देखिए वो होते हैं 8। अपने कमरे को खुद देखिए, जहाँ पर से मुड़ा हुआ है वो खुद किया है, आपके सारे कोने हैं। तो कोने हैं 8, एक क्यूब में भी 8 कोने होते हैं। और अब मैंने बताया आपको कि जो क्यूब होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके किसके साथ मिलते हैं, आप एक यूनिट सेल के साथ। और एज होते हैं आपके 12। जितनी लाइंस आपको एक अपने कमरे में दिख रही हैं, जितनी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है अपने कमरे में, वो क्या होती है आपकी एज। तो ये होगी आपके 12। फेस, फेस मतलब जितनी सरफेस आपको दिख रही है, जितनी एक सरफेस जो क्लीन सरफेस आपको दिख रही है, जहाँ पे हम किसी भी चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, पोस्टर कर सकते हैं, वो क्या होते हैं आपके फेस होते हैं। और ये फेस आपको दिख रहे होंगे, जितनी दीवारें आपको अपने कमरे में दिख रही है वो क्या होती है, 6। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बॉडी सेंटर, बॉडी पूरी जो कमरा है, इस कमरे का एक बॉडी का सेंटर, इसको अगर एक बॉडी मान लें तो इसको क्या मान, इसका एक सेंटर होगा। तो बॉडी सेंटर हमेशा क्या होता है, एंड एक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एंड सेंटर। एंड का मतलब दो छोर, और दो छोर कौन कौन से हो सकते हैं, किसी फेज के दो छोर हो सकते हैं। तो किसी फेज के सेंटर में अगर एटम मान लूं तो दूसरे फेज के जो एंड में, जो फेज के एंड में एक जो एटम होगा उसी को हम बोल देंगे एंड सेंटर। तो या तो एक दो सामने वाले फेज, आगे पीछे वाले से, या ऊपर नीचे वाले कोई भी दो फेज के सेंटर में अगर एटम प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे एंड सेंटर। तो हमेशा कितने होंगे, दो ही होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। अब इसका कंपैरिजन हम यहाँ देखते हैं कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे कि जो एटम है आपके, एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो किसी भी यूनिट सेल में कहाँ पर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपके यूनिट सेल दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और इनका बेस क्या है, बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के बेसिस पे आपकी जो यूनिट सेल होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी आपकी होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्क से देख लेते हैं। यदि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसा कि हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन था इसका, ये किसके बेसिस पे, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे सिर्फ और सिर्फ इस क्यूब के या फिर इस रूम के या फिर इस यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसे हम बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली कॉर्नर, ओनली कॉर्नर। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके कोने पर ही प्रेजेंट हो तो उसे हम बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
प्रेजेंट हैं आपके, प्रेजेंट इन कॉर्नर, प्रेजेंट इन कॉर्नर एज वेल एज other parts of यूनिट सेल। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। बहुत बेसिक डिफरेंसेस में कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं उसमें हमारे कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, जबकि अगर हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स कोने के साथ साथ यानी कि कॉर्नर के साथ साथ उसके अदर पार्ट्स पर भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? तो यहाँ पे हम हर एक यूनिट सेल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोल देते हैं। तो जिसको जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कहा प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्यूब के या फिर किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, एक जो क्यूब होता है वो क्यूब कुछ इस तरह से होता है, देखा होगा आपने, ये क्यूब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्यूब। अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कोने पर प्रेजेंट हो यानी कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर क्या हो इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो इसे बोल देते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसे बोलेंगे हम सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल था, हमने कहा कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या फिर कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके एट कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के अदर पार्ट्स पर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी कि फेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके एज पर प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके एंड सेंटर पर प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट हो सकते हैं। उस बेसिस पे हम पहले देखने की कोशिश करते हैं फेज सेंटर्ड यूनिट सेल, फेज सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे बोल देते हैं एफसीसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इसे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर प्लस फेस के, कॉर्नर और फेस पर प्रेजेंट होंगे। तो बनाइए एक यूनिट सेल या एक क्यूब, ये बन गया, अच्छा बन गया। और एफसीसी क्या होता है, जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर के साथ साथ फेस पर प्रेजेंट होंगे। और फेस कितने होते हैं, अभी आपको बताया, फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर कॉर्नर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट हो, आपके फेस पर प्रेजेंट हो, तो ये हो गया आपका एफसीसी। यहाँ पे एक नया टर्म्स कभी कभी 1 मार्क्स आ जाता है, इसे आपको जो दिख रहे होंगे, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इस पॉइंट्स को नाम दे देते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स। ये लैटिस पॉइंट होते क्या है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम्स की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उन पूरे एटम्स को ना दिखा के उसको एक डॉट से दिखा देते हैं ना, एक बिंदु से दिखा देते हैं। इसी पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस पॉइंट। किसी भी एटम की प्रेजेंस को या किसी भी एटम की अकरेंस को किसी यूनिट सेल में दिखाने के लिए उसे एक पॉइंट से डिनोट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो एटम्स कुछ इस तरह से फैला हुआ होगा इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में, आई बात समझ में, कुछ इस तरह से होंगे। तो इसे इतना बड़ा ना दिखा के एक पॉइंट से डिनोट करने की जो पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस पॉइंट। यहाँ पे एफसीसी आपको क्लियर हो चुका था। दूसरा हम देख देते हैं बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे बोल देते हैं बीसीसी। तो बीसीसी क्या हो जाएगा कि जहां पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट हो, आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो। तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो तो क्या कर लेंगे आप, एक यूनिट सेल बनाइए, यूनिट सेल यानी कि क्यूब को बनाइए, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आपके वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उसके बॉडी सेंटर यानी कि एक सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। इसे हम बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल। और लास्ट आता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा कि आपको मैंने बताया, जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो फेज के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंड सेंटर्ड बोल देते हैं। तो एंड सेंटर्ड क्या हो जाएगा, जहां पे आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी टू अल्टरनेट फेजेस बोल सकते हैं, है ना, टू अल्टरनेट फेजेस। ठीक है ना। तो देखिए, बनाइए एक यूनिट सेल, ये क्यूब कुछ इस तरह से, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक। और कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो फेज पर प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड फेज, किसी भी दो फेज, ये तो ये हो सकते हैं, ये ना हो तो हम क्या बोलते हैं, ये या ये हो, ये ना हो तो हम क्या बोलेंगे, ये या आई बात समझ, तो इसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज के जो पूरा जो लेक्चर था उस लेक्चर को हम एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, और आपको उस पूरे रिवाइज को आपसे जोड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने उसे कांस्टेंट पार्टिकल के बेसिस पर चार तरह से क्या किया था, बांटा था, ठीक है ना। वो थे आपके आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और तीसरा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। उस बेसिस पे हमने देखा था कि कांस्टेंट पार्टिकल्स और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से थे, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी जो मटेरियल होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एमॉर्फस फॉर्म को क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर, या फिर एक इरेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर, जो डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी पर। अगर हम किसी भी मटेरियल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करें, और मेल्ट करने के बाद अगर हम उसे क्या करें, तुरंत ही उसको कूल कर दें, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमॉर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड आप पहले से जानते हैं कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स का इन 3D, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ बेसिक से टर्म्स होते हैं, उस बेसिक टर्म्स को हमने जाना स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के रूप में। स्पेस लैटिस में हमने जाना कि जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं अगर वो 3 डायमेंशनली अरेंज हो जाते हैं तो उसे स्पेस लैटिस बोलते हैं। और यूनिट सेल स्पेस लैटिस की एक बेसिक यूनिट होती है, जिसकी बार बार रिपीट करने के बाद हमें एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम ये जान चुके थे कि जो यूनिट सेल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड या एक स्पेस लैटिस को बनाने के लिए यूनिट सेल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसके बेसिस पे ही क्या होगी भाई, आपकी यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पर आपकी जो यूनिट सेल थी वो दो तरह की हो रही थी, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैंने आपको यही बताया कि जो एक यूनिट सेल होती हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक क्यूब के साथ मैच करती हैं। और क्यूब क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उस क्यूब का कंपैरिजन अपने जिस कमरे में आप रह रहे हो उस कमरे से भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यूब में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने देखे कि एक क्यूब होता है उसमें कॉर्नर होते हैं 8, एज होते हैं 12, फेस होते हैं 6, बॉडी सेंटर होता है 1 और एंड सेंटर होते हैं 2। इन बेसिस पर हमने जानने की कोशिश की जो कांस्टेंट पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होगा, उस तरह से हमने जो यूनिट सेल थी उसे दो तरह में क्या किया, बांटने की कोशिश की। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ उस यूनिट सेल के या फिर उस क्यूब के अदर पार्ट्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस बेसिस पे आपके पास तीन तरह की क्या आई थी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी और एंड सेंटर। एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो फेस पर किसी फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलेंगे एफसीसी। बीसीसी जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि किसी कॉर्नर के साथ साथ अगर सेंटर पर प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे बीसीसी। और एंड सेंटर कोने के साथ साथ यानी कि कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं भी दो फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, तो इसे बोल देंगे हम बी या एंड सेंटर यूनिट सेल।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपके साथ तीसरे लेक्चर के लिए। तब तक के लिए आप इस पूरे जो आपको इतना लिखाया है इसको आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।